तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम लोग कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कमेंट है, सर एमडी एंड डीएम करने के लिए फ़ी कितनी देनी होती है एंड सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, एमडी करनी हो या डीएम करनी हो या एमएस करनी हो, इसमें जो फ़ी है ना काफ़ी ही कम जाती है, बहुत ही कम फ़ी होती है। उल्टा आपको पैसा दिया जाता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन लिया था तो एडमिशन के समय पे मैंने 10,000 उनको फ़ी सबमिट की थी। और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, एग्ज़ाम जब हुआ था 3 साल बाद, तब कुछ फ़ीस गई थी 15-20 हज़ार के आसपास। और इसके अलावा मुझे कोई भी फ़ी देनी नहीं पड़ी कॉलेज में। उल्टा मुझे सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हम लोगों को 50,000 पर मंथ दिया जाता था। जब मैं सेकंड ईयर में था तो हमें 55,000 पर मंथ दिया जाता था। और जब मैं थर्ड ईयर में था तो हमें 60,000 पर मंथ दिया जाता था। तो एमडी करो या डीएम करो या एमएस, उसमें जनरली पैसा लिया नहीं जाता, आपको पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि आप सरकार का हॉस्पिटल संभालते हो, पेशेंट देखते हो, तो उसमें पैसा सरकार आपको देती है। नेक्स्ट है, सर माई नीट 2021 रैंक इज 93,567 HGMC Duhule. This medical college was cut off rank is approximately 87,000 according to my category. Can I put this college in choice when I do counseling? इनका कहना है कि इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है इस साल 93,567 है। और इनका बोलना है कि जो HGMC धूले जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पिछले साल 87,000 रैंक वाले को एडमिशन मिला था। तो ये पूछने कि क्या इन्हें अपनी चॉइस में ये कॉलेज देना चाहिए। भाई बिल्कुल देना चाहिए। कॉलेज देने में क्या दिक्कत है, इस चीज़ के पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। जब वो आपसे चॉइस मांगते हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सारी की सारी चॉइस भर दो, उसमें दिक्कत क्या है, तो आप बिल्कुल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेंज हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। देखिए, अब पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। मतलब मैं ये मानूंगा कि शायद इन्होंने 12th क्लास हिंदी मीडियम से की है और अभी इंग्लिश में नीट की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जिस भी मीडियम में 12th की तैयारी के 12th का एग्ज़ाम दिया है, कोशिश कीजिए उसी मीडियम में नीट की तैयारी करें। इससे ना आपका टाइम वेस्ट कम होगा। हाँ, एक बात है कि जब आप एमबीबीएस में चले जाएंगे तो एमबीबीएस में तो केवल इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, बट उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। एमबीबीएस में आपके पास 4.5 साल का समय होता है, तो उसमें आप आराम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। बट अभी नीट का स्ट्रेस ना बहुत अलग रहता है, तो मैं यही बोलूँगा, कोशिश कीजिए जिस मीडियम में आपने 12th की है उसी में नीट की तैयारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एमडी एमएस प्राइवेट से करने के समय क्या कोई जॉब कर सकता है ड्यूरिंग पीजी, कहीं बाहर या फिर उसी कॉलेज में। देखिए, उसी कॉलेज में तो जॉब नहीं कर सकता। हाँ, मैं बहुत ऐसे कॉलेज और एग्जाम्पल जानता हूँ जहाँ पे एमडी एमएस करने के दौरान लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जैसे कि नाइट ड्यूटी कर लिया, और कोई कोई ओटी में चले गए, ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए, वहाँ से थोड़े पैसे मिल गए। हाँ, बट लीगली नहीं कर सकते। आप लीगल तौर पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप चोरी छुपे कर सकते हो, और काफ़ी लोग करते भी हैं। नेक्स्ट है, सर राजस्थान में एमओ की वैकेंसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का विद नो माइनस मार्किंग। इनका बोलना है कि राजस्थान में भाई एमओ का एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो हाउ प्रिपेयर फॉर एमओ एग्ज़ाम, बिकॉज एमओ की बेसिक सैलरी 56,700 पर मंथ है इन प्रोहिबिशन पीरियड, एंड आफ्टर प्रोहिबिशन सैलरी गेट 70 to 80K पर मंथ। सो हाउ प्रिपेयर फॉर एमओ। देखिए, ये एकदम सही बोल रहे हैं। राजस्थान में एमओ का एक एग्ज़ाम होता है, और जो कि जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसका जो मेरे जो फ्रेंड्स जो राजस्थान से हैं, उसमें एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप राजस्थान में एमओ की जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको पीजी के अंदर कुछ कोटा मिलता है। तो आपको उससे पीजी की जो डिग्री होती है, एमएस और एमडी जो होता है, उसमें एडमिशन थोड़ा आराम से हो जाता है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक देखो एंट्रेंस की बात है कि एमओ की तैयारी कैसे की जाए, तो क्योंकि एमओ जो होता है ना, एमबीबीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो एमबीबीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मैं बोलूँगा कि अगर आप नीट की तैयारी करेंगे ना, तो इसकी भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आता सब जगह वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन क्वेश्चन तो सब जगह कॉमन होते हैं, चाहे वो एमओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट पीजी का एग्ज़ाम हो। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात होती है ना, तो इंटरव्यू चाहे एमओ का हो या जेआर का हो, वो जनरली जो इंटर्नशिप में आपने सीखा है ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, वो हाइपोग्लाइसीमिया लेके आया, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, इमरजेंसी में आया, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये जो भी बच्चा एमबीबीएस करता है, इन सबको वो आंसर देने के काबिल होता है।
तो मेरा बोलना है कि आप नीट की ही तैयारी कर लीजिए, उसके साथ एमओ की तैयारी हो जाएगा, और जो फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडिया हो गया, एनेस्थीसिया, इनको अपने एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो आपने एमबीबीएस में तैयारी की थी उसके लिए। नेक्स्ट है सर, कलर ब्लाइंडनेस में एम्स या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता है, प्लीज़ गाइड कर। देखिए, हमारे कॉलेज में एक ऐसा हुआ था कि एक कोई स्टूडेंट था, वो कलर ब्लाइंड था, मुझे आज भी याद है, तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। बट फिर वो कोर्ट में गया था, और कोर्ट में जाके उसने केस लड़ा था, और उसका फिर से एडमिशन हो गया था। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस का एक्चुअली कलर ब्लाइंडनेस है ना, वो काफ़ी टाइप्स की होती है। ठीक है, काफ़ी टाइप्स की होती है। तो ये देखना होता है कि आपको किस तरीके की कलर ब्लाइंडनेस है। तो जो मेडिकल साइंस या मेडिकल कॉलेज में प्रॉपर क्राइटेरिया है कि किसका एडमिशन करना है, किसका नहीं करना है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो सबसे पहले आपके नज़दीक जो भी मेडिकल कॉलेज हो उसमें ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके देखा लीजिए एक बार कि आपको है कौन सी कलर ब्लाइंडनेस। और फिर आप क्या कीजिए, फिर नीट का प्रोस्पेक्टस पढ़िए, और अगर दिक्कत होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सिविल सर्जन होता है, एक सिविल सर्जन होता है जो ये सारे मैटर देखता है, तो उससे जाके भी एक बार मिल लीजिए कि सर हमें एडमिशन में दिक्कत होगी या नहीं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और मेडिकल कॉलेज में जो ऑफ्थेल्मोलॉजी जो डिपार्टमेंट होगा ना, वहाँ के डॉक्टर्स आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें आप जाके एक बार मिल लीजिए। नेक्स्ट है आपका, हिंदी मीडियम वालों का एमबीबीएस स्टडी में डिफ़िकल्टी होती है क्या? देखिए, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लीजिए। आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। और अभी के लिए मैं इतना बोलूँगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश हो, अगर एक बार नीट में सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस मिल गई, तो आप एमबीबीएस ज़रूर पास करोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सर, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन होता है क्या? सर प्लीज़, देखिए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, आजकल तो जो एडमिशन होता है वो नीट के रैंक के आधार पे ही होता है। हाँ, ये बात अलग है, एक बार सेलेक्ट होने के बाद आपका अगर कोई कोई कैटेगरी है या कोई और कोटा है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप पढ़ाई के दौरान मिल जाएगी, आपकी फ़ी कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन के लिए तो आपको नीट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसी की रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। Sir, your explanation is very nice. Sir, I am joining a GMC this year. Please explain about USMLE exam. Joining us in detail. I can't get information about this in simple language. देखो, ये जो यूएसएमली वाली चीज़ है ना, मुझसे बहुत बच्चों ने पूछी है, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो लाना चाहता हूँ यूएसएमली में जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए मैं, मेरे जो फ्रेंड्स यूएसएमली क्लियर कर चुके हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश में हूँ, और एक बार अच्छे से जब कांटेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा इस पर। सर, प्राइवेट एमबीबीएस में फ़ी कितनी होती है? देखिए, प्राइवेट एमबीबीएस में जब आप एमबीबीएस करते हो तो मान के चलो कि 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक खर्चा तो आ ही जाता है, मतलब 1 करोड़ तो लमसम मान के चलो। इससे कम में प्राइवेट एमबीबीएस मुझे लगता नहीं कि इंडिया में होगी। हाँ, बाहर की बात करें तो बाहर तो 40 लाख से लेके 60 लाख में, मतलब इंडिया के बाहर, रशिया, चाइना, यूक्रेन, वहाँ 40 लाख से 60 लाख में भी एमबीबीएस हो जाती है। एमबीबीएस एमडी करियर आर सेफ आफ्टर 20 ईयर्स, इट शुड नॉट बिकम लाइक अ इंजीनियर। देखिए, आप इनका बोलना है कि क्या एमबीबीएस जो है एमडी करियर 20 साल के बाद भी सेफ होगा, मतलब ये मानते कि आज तो वो सेफ है ही। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, अगर 20 साल बाद अगर एमबीबीएस और एमडी अगर सेफ करियर नहीं रहा, तो फिर कोई भी करियर सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वो लास्ट करियर होगा जो कि बर्बाद होगा। तो अगर, और वाकई अगर आपको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस से भी अच्छा कोई करियर आपके पास है, तो आप बिल्कुल वही चूज़ कीजिए जो आपको लगता है। जैसे कि अगर आप मानते हैं कि आईआईटी बहुत अच्छा है, या अगर आपका आईआईटी में मन लगता है, तो बिल्कुल आप आईआईटी के लिए जाइए। मैं हमेशा ही बोलूँगा, कभी एमबीबीएस में मत आइए आप, अगर आप वो चूज़ कीजिए जो आपको सही लगता है। सर, मैंने एनालिसिस किया है कि 70,000 टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, तो मतलब हर साल 70 के न्यू डॉक्टर्स बनते हैं। अभी हमारे देश में 13.3 लाख एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो 2030 में 19.7 लाख डॉक्टर हो जाएंगे, और पॉपुलेशन 150 करोड़ होगी। लेकिन सर, वो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग तो 1000 लोगों के बीच एक डॉक्टर होना चाहिए। तो सर, ऐसे में 80% एमबीबीएस वालों को ही जॉब मिलेगी, और आज के टाइम में 100% है। अच्छा, इन्होंने एक एनालिसिस किया है जिसके हिसाब से 70,000 सीट्स हैं हमारे पूरे देश में एमबीबीएस की, और इनका बोलना है कि 2030 तक केवल 80% एमबीबीएस वालों को ही जॉब मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। मतलब ये एमबीबीएस करियर को लेके थोड़े से डरी हुई हैं, मतलब इन्हें लगता है कि सेफ़ नहीं है। तो देखिए,
मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप ना इस तरीके की एनालिसिस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप अगर ध्यान करें तो आज से काफ़ी साल पहले सारे इंजीनियर्स को जॉब मिलती थी, बट आजकल क्या हो गया कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स को जॉब मिलती नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग का जो करियर है वो ख़राब हो गया है। जिसको भी इंजीनियर बनना है ज़रूर बनना चाहिए, और मैं बताता हूँ जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में वो अच्छे इंजीनियर बनते भी हैं और उनको हमेशा जॉब मिलती है। तो अगर हम यही बोलने लग जाएं कि आज इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है या किसी एमबीए वाले को जॉब नहीं है, तो फिर तो वो लोग वो भी करना छोड़ देंगे। देखिए, हर किसी फील्ड का ना अपना एक क्राइटेरिया होता है। डॉक्टर भी समाज को ज़रूरी होते हैं और इंजीनियर भी ज़रूरी होते हैं, इवन एक सब्जी वाला भी ज़रूरी होता है, नहीं तो सब्जी कौन बेचेगा फिर। तो हर एक अपने जो प्रोफेशन की एक अपनी अहमियत होती है। तो बट अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस करियर सेफ नहीं है, उसमें जॉब नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल एमबीबीएस में मत जाइए, आप एमबीबीएस को छोड़ दीजिए। आप उस करियर में जाइए जिसमें आपको लगता है कि करियर आपका आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद आप काफ़ी सेफ स्थिति में होंगे। एमबीबीएस में वही स्टूडेंट जाए जिसका एमबीबीएस करने का मन है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।